ऑन हो गया? सो हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्रैश कोर्स फॉर द 10th क्लास CBSE बोर्ड. ओके, सो बच्चों क्रैश कोर्स की सारी जो साइंस और मैथ्स की क्लासेस होंगी, है ना, तो आपको एक एक करके एक एक टॉपिक की वीडियो मिलेगी. तो आप सब लोग जो है उस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, बिकॉज हम सब का मकसद एक ही है और वो है आपके बोर्ड में अच्छे से अच्छे परसेंटेज, अच्छे से अच्छे नंबर को स्कोर करना, है ना. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस दैट टू स्कोर द बेस्ट मार्क्स, है ना, फॉर यू ऑल. ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मार्क्स, आपके बोर्ड में अच्छा रिजल्ट आना. तो एक एक वीडियो, बिकॉज आज से ही हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रैश कोर्स. तो सबसे पहले आप अगर जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें. एंड थैंक्स फॉर ऑल द व्यूअर्स जिन्होंने बहुत ही प्यार और बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं, जो काफ़ी व्यूज़ दे रहे हैं अपने इस चैनल को. थैंक्स फॉर ऑल दैट व्यूअर्स एंड वेल विशर्स. सो गाइज, सबसे पहले तो आपके एक एक वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखना है, और केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स, एंड हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके जो बायोलॉजी हैं, कुछ अदर टीम्स भी आएंगे, है ना, जो हर टॉपिक्स पे बातें करेंगे आपके साथ. तो अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन एक सजेशन मेरी यही है कि आप एकदम लास्ट तक वीडियो देखेंगे. और NCERT, है ना, यहां जो प्रिपरेशन होगी वो कंप्लीट NCERT बेस्ड होगा. एंड NCERT में हो सकता है कि मेरे पढ़ाने पर, मेरे बताने पर कुछ आपकी भी प्रॉब्लम्स होंगी, तो उन सारे प्रॉब्लम्स को आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी डालेंगे. अगर किसी टॉपिक पर बेस्ड NCERT में अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियोस में आपके कमेंट्स पे जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को डिस्कस करके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री, एंड दैट इज द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लास्ट तक बने रहिए. ओके, नाउ देखिए, सबसे पहला हमारा आता है बच्चों केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. क्लियर है? तो इसमें एक चीज आपको सब लोग को जानना है, अब ध्यान से समझिएगा. केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो है आपका केमिकल रिएक्शन. सबसे पहले कोई भी व्यक्ति आपसे यही पूछता है, कोई भी आदमी आपसे ये पूछ सकता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है. कोई भी पूछ सकता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है. तो आप सिंपल बोलिएगा, ध्यान से समझिएगा कि इसमें न्यू सब्सटेंस, देखिए इतना छोटा छोटा आप इसको समझें, क्योंकि लैंग्वेज आप खुद से भी फॉर्म करते हैं, नो डाउट. मतलब न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी, विथ न्यू प्रॉपर्टी, न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज. क्लियर है? यही आपके केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करता है. केमिकल रिएक्शंस को समझाने के लिए सिर्फ एक पॉइंट्स की आवश्यकता होती है, और वो होता है न्यू सब्सटेंस न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, है ना. कोई भी हमसे यही पूछेगा, है ना, बोलचाल के क्रम में कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो आप सिंपली बोलेंगे कि न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म. इस चीज को समझने के लिए हम छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों. जैसे आप सब जानते हैं H2+O2, ये रिएक्शन सबसे कॉमन रिएक्शन है, नहीं, यानी वाटर का फॉर्मेशन, वाटर का फॉर्मेशन H2 और O2. तो H2 और O2 क्या बनाता है बच्चों? वाटर बनाता है. हम सब जानते हैं H2 और O2 जब कंबाइंड होगा तो क्या बना लेगा? वाटर बना लेगा, है कि नहीं है? तो आपको ये रिएक्शन बचपन से, जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ रहे तब से आपको ये रिएक्शन देखने को मिलता है. तो बच्चों इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सबको पता है इस पार्ट को क्या बोलते हैं? इस पार्ट को बोलते हैं रिएक्टेंट. सबको पता है ना. और इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट. बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इस पार्ट को प्रोडक्ट बोलते हैं. तो बच्चों इसमें अगर आप देखेंगे, यानी इस डिफिनीशन को समझने के लिए, तो यहां पर आप जो हाइड्रोजन रखे हुए हैं, इसका प्रॉपर्टीज थोड़ा गौर से देखिए. हाइड्रोजन के बारे में हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन इनफ्लामेबल होता है. यानी हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों? तो इनफ्लामेबल
इन्फ्लामेबल होता है। इन्फ्लामेबल का मतलब होता है जिसमें आग लग जाए, यानी जो जल जाए। तो हाइड्रोजन जो होता है वो हाईली इन्फ्लामेबल होता है, यानी उसमें बहुत जल्दी आग पकड़ती है, बहुत जल्दी। और आने वाले समय में ये बेस्ट फ्यूल के रूप में भी होगा, सबसे ज्यादा बेस्ट फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन इस्तेमाल होगा। अभी हम लोग उसको डोमेस्टिकली पर्पस से यूज नहीं करते हैं, लेकिन हम आपको यह दिखाना चाह रहे हैं कि एक नया सब्सटेंस नए प्रॉपर्टीज के साथ बन रहा है। कैसे बन रहा है, गौर से देखिए। हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, इन्फ्लामेबल होता है, यानी अति ज्वलनशील, यानी जिसमें आग लग जाए। दूसरा बुआ क्या है, ऑक्सीजन है। क्या है ये, ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन क्या करता है बुआ, सपोर्ट करेगा। क्या करेगा बच्चों, सपोर्ट करेगा, ऑक्सीजन जलने में मदद करेगा। तो गौर से देखिए, आपने रिएक्टेंट में क्या रखा है, अभी हाइड्रोजन रखा है एंड ऑक्सीजन रखा है। तो एक हाइड्रोजन जल रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जल रहा है, एंड ऑक्सीजन जलने में मदद कर रहा है। लेकिन इस दोनों से क्या बना हमारा, वाटर। लेकिन वाटर में क्या जलने की प्रॉपर्टी है, क्या जलाने की प्रॉपर्टी है, नहीं है। जबकि ये जो वाटर बना है वो तो इसी से बना है। तो ना तो ये जल रहा है और ना ही ये जला रहा है। ये क्या कर रहा है बच्चों, आग को, यानी जलती हुई चीज को बुता दे रहा है, पुट ऑफ कर दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि क्या ये केमिकल रिएक्शन है कि नहीं है, है। क्यों है ये, क्योंकि जो भी चीज हम रिएक्टेंट में डाले थे उसकी प्रॉपर्टी प्रोडक्ट में दिख नहीं रही है भाई साहब। और यही डिफिनीशन में देखना है आपको कि जो जो चीज हम डाल रहे हैं, जो जो चीज का यूज कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी प्रोडक्ट में, यानी नए सब्सटेंस में थोड़ा भी दिखना नहीं चाहिए। अगर उसकी सारी प्रॉपर्टी खत्म हो जाए तो आपको उसको क्या बोलना है, केमिकल रिएक्शन। समझ में आया सभी लोगों को। केमिकल रिएक्शन का मतलब इन शॉर्ट आपको यही बोलना है, न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज, दैट्स ऑल, कुछ नहीं बोलना है। जब भी कोई पूछे केमिकल रिएक्शन क्या होता है तो आपको सीधे बोलना है नया सब्सटेंस नए प्रॉपर्टीज के साथ। और बच्चों अगर आपसे कोई पूछे इसको समझाओ तो ऐसा एग्जाम्पल याद रखना है, ऐसा एग्जाम्पल देना है जिस एग्जाम्पल को आप फील कर सकते हैं। ऐसा कोई बड़ा सा एग्जाम्पल नहीं दिया जिसका यूज भी आपको नहीं पता है। तो ये सारे आपके जूनियर क्लासेस में भी आपने पढ़ा है। इस एग्जाम्पल को किसी से समझाना बहुत ही आसान है। अब अगर हम जिंक यूज कर लें एंड कैल्शियम कार्बोनेट यूज कर दें एंड समथिंग अगर मैं डिफरेंट यूज करूं, तो क्या आपके पास सारे एलिमेंट्स के यूज आपको पते हैं, पता है, नहीं पता है। तो ऐसा रिएक्शन हम यूज करेंगे जिसको हम समझाना आसान समझते हैं। बच्चों अब मैं इसके सीधे एक पॉइंट पर चलता हूं, एनसीईआरटी का सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ना, और वो है आपका दूसरा क्वेश्चन कि आखिर आपने मैग्नीशियम रिबन को सबसे पहला पेज में, एनसीईआरटी के सबसे पहले पेज में आप देखेंगे एगो रिबन रहता है और उसके नीचे बर्नर लगा हुआ रहता है, यानी वो सबसे पहला फोटो है आपके एनसीईआरटी का। तो एक क्वेश्चन है बच्चों कि आखिर मैग्नीशियम रिबन को है ना रब्ड, वाई मैग्नीशियम रिबन रब्ड बिफोर बर्निंग, मतलब मैग्नीशियम रिबन को एयर में जलने से पहले हमको रब्ड करना पड़ता है। रब्ड समझते हैं ना बच्चों, जैसे हम दीवार वगैरह को पेंट करने के लिए पहले पुराने पेंट को हटाते हैं, जिसमें हम लोग सैंड पेपर यूज करते हैं, आयरन पेपर यूज करते हैं, लोहा का, जिस तरह का जो भी चीज से हटाना है, साफ करना है, उस तरह के सैंड पेपर या जो भी पेपर आते हैं जिसको हम लोग अपने लोकल भाषा में सरेस कागज कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि रिबन के ऊपर भी बउआ जलाने से पहले रगड़ा जाता है, साफ किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है कि आखिर मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको सैंड पेपर से साफ क्यों किया जाता है। कोई भी पूछ सकता है आपसे कि मैग्नीशियम रिबन को एयर में जलाने से पहले उसको साफ क्यों करते हैं। तो आप एक लाइन में बोलिएगा बउआ, एक
लाइन में बोलना है, एक्चुअली में मैग्नीशियम मॉडरेट रिएक्टिव होता है। सबका बात करना है, पहला पॉइंट में दिमाग में रखना है कि मैग्नीशियम इज मॉडरेट रिएक्टिव। क्या होता है बच्चों? मॉडरेट रिएक्टिव होता है। क्या होता है ये? मॉडरेट रिएक्टिव होता है। मॉडरेट रिएक्टिव का मतलब क्या होता है? ना तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होना और ना ही बहुत कम रिएक्टिव होना, यानी इंटरमीडिएट, है ना। यानी सोडियम की तरह बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होना एंड गोल्ड की बहुत कम रिएक्टिव नहीं होना, तो ये बीच का है, मतलब इंटरमीडिएट है। तो मैग्नीशियम जो होता है ना बउआ, वो मॉडरेटली रिएक्टिव होता है। तो मॉडरेटली रिएक्टिव होने की वजह से बउआ मैग्नीशियम पर धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में मैग्नीशियम के ऊपर धीरे धीरे एक लेयर जम जाता है, और एक लेयर जो होता है बउआ, वही लेयर मैग्नीशियम को एयर के साथ कांटेक्ट आने से बचाता है। जैसे हम जो जैकेट पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? यानी बाहर के टेम्परेचर को अंदर आने से कम, अंदर वाले को बाहर जाने से ज्यादा रोकते हैं। जैकेट या स्वेटर सबसे पहला काम क्या करता है? आपके अंदर का जो बॉडी टेम्परेचर है उसको वो डाउन नहीं होने देता, बाहर जाने के अलाउ नहीं करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मेरे कहने का मतलब है कि मैग्नीशियम एक मॉडरेट रिएक्टिव है, पहली बात। दूसरी बात है कि धीरे धीरे मैग्नीशियम पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत छोटे से शब्दों में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? क्यों रग रहे हैं हम? उसी प्रोटेक्टिव लेयर को हटाने के लिए। यानी यहां पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है। और ये प्रोटेक्टिव लेयर का मतलब बचाने वाला, यानी उसको आग से जलने से बचाया जा रहा है। तो प्रोटेक्टिव लेयर कौन है बउआ? ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी ये जो लेयर बनता है वो किसका बनता है बच्चों? ऑक्साइड लेयर बन जाता है। क्या बन जाता है? ऑक्साइड। एक बार फिर से समझिए, मैग्नीशियम जो एयर में रहता है, तो चूंकि वो मॉडरेट रिएक्टिव होता है, तो धीरे धीरे उसके ऊपर एक लेयर बन जाता है, जिस लेयर का नाम है ऑक्साइड का लेयर। और उस ऑक्साइड के लेयर जो है वो मैग्नीशियम को एयर के साथ दोबारा कांटेक्ट से रोकता है। क्या करता है? रोकता है, उसको कांटेक्ट में नहीं आने देता। किसको? मैग्नीशियम को एयर के साथ कांटेक्ट में आने से रोकता है। तो आखिरकार हम क्या करते हैं? उसी लेयर को हटाते हैं। यानी थर्ड में याद रखना है, टू रिमूव दिस लेयर। क्या करते हैं बच्चों? टू रिमूव दिस लेयर। इसी लेयर को हटाने के लिए, टू रिमूव दिस लेयर, यानी इसी लेयर को हटाने के लिए हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के ऊपर सैंड पेपर से रब्ड करते हैं ताकि वो लेयर हट जाए। समझ में आ रही बात? क्योंकि जो लेयर होते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं, जो उसके एयर के साथ कांटेक्ट आने से बताता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, पहला जहां से शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीशियम रिबन को एयर में जलने से पहले उसको हम क्या करते हैं? सैंड पेपर से क्यों रब्ड करते हैं? कोई भी पूछेगा आपसे तो आप सिंपल शब्दों में बोलना बउआ कि मैग्नीशियम के ऊपर एक लेयर बन जाता है और उस लेयर को हटाने के लिए वही लेयर जलने में बाधा डाल रहा है। कौन सा लेयर है वो? मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर। समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग चलेंगे बच्चों एक दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, और उसका नाम है आपका दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से समझना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन कौन होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन कौन होगा? ध्यान दीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक यानी किसी भी रिएक्शन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। बउआ ध्यान दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन, एकदम ध्यान से समझना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन बच्चों हम सब पढ़े हैं, याद है। पहला पॉइंट क्या था बउआ? सिर्फ इसको पॉइंट वाइज देते चलना है, स्पीड में करना है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप सब जानते हैं कि पहला क्या होता है? इवोल्यूशन ऑफ गैस।
तो बउआ इसमें आपसे कोई पूछ सकता क्या है, बोर्ड में क्या पूछ सकता है? तो आपसे पूछा जा सकता है कि कुछ रिएक्शंस बताओ, यानी गिव सम रिएक्शन विच शोज द इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब कुछ ऐसे गैसेस के फॉर्मेशंस का रिएक्शन लिखिए जो ये साबित करता है कि रिएक्शन में कोई गैस भी बनता है। तो एक एक रिएक्शन हम लिखेंगे ताकि आपको याद हो जाए। जैसे बच्चों याद कीजिए, सबसे कॉमन रिएक्शन जो बचपन से हमने पढ़ते हैं वो है Zn प्लस H2SO4, और ये क्या बनाता है? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस होता है ना बुआ। यानी जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बना लेता है? एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। क्या करता है? इवोल्यूशन मतलब समझते हैं? इवोल्यूशन का मतलब होता है रिलीज। क्या होता है बच्चों? रिलीज। यानी बहुत से ऐसे रिएक्शन हैं जहां पर कोई ना कोई गैस निकलता है। तो यहां कौन सा गैस निकल रहा है भाई? हाइड्रोजन गैस। जिस किसी के बगल में बउआ, जिस किसी के बगल में अगर ये लाइन लगा हुआ हो एरो ऊपर की तरफ, तो समझ जाना है कि हम किसी चीज के निकलने की बात कर रहे हैं, यानी गैस निकलना। तो बउआ याद रखिएगा, जिस किसी रिएक्शन में कोई गैस बन रहा है, आंख मूंद कर बोलिएगा कि वो क्या है? केमिकल रिएक्शन है। दूसरा याद है बच्चों, दूसरा इवोल्यूशन ऑफ गैस के अलावा, इवोल्यूशन ऑफ गैस के अलावा दूसरा क्या है? ये गो इस कैरेक्टरिस्टिक्स में 2 गो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है बउआ, एक है जिसका नाम है चेंज ऑफ टेम्परेचर। इस पर भी कुछ क्वेश्चंस रहता है। चेंज ऑफ टेम्परेचर, कुछ क्वेश्चंस यहां से रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कंपैरेटिवली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब, चेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब होता है बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं बच्चों, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहां पर कुछ टेम्परेचर का चेंज होता है, यानी कुछ एनर्जी या तो रिलीज्ड होती है या फिर कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो अगर हम एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हमारा टेम्परेचर क्या होगा? डाउन होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा? डाउन होना शुरू हो जाएगा। और अगर हम एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। तो बच्चों ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द चेंज ऑफ टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा होंगी। तो बुआ चेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ? या तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा किसी रिएक्शन का, या तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, या तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा बउआ, या फिर टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर क्या होगा बच्चों? टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। या तो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा या फिर टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। तो बच्चों टेम्परेचर इंक्रीज जिसमें करेगा उसको एक खास नाम से जानते हैं। जिस किसी में भी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा उसको हम एक खास नाम से जानते हैं बच्चों, और उसी को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। याद रखिएगा, इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान समझिए। जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू हो जाता है, यानी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बउआ? जिसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सोथर्मिक। और जिसमें टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं? इंडोथर्मिक। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, अगर कोई हमसे पूछेगा कि एक्सोथर्मिक क्या है, तो बुआ एक्स मतलब समझते हैं? एक्सो का मतलब होता है आउट, एक्सो का मतलब होता है आउट। थर्म जहां कहीं भी आज के बाद थर्म वर्ड सुनाई दे, जहां भी, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, जहां भी थर्म वर्ड सुनाई दे तो थर्म का मतलब होता है हीट, यानी जिसमें हीट आउट हो, यानी हीट बाहर निकले, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सोथर्मिक। और इन का मतलब तो हम सब जानते हैं, यहां पर बात अंदर की हो रही है, एंड यहां थर्म का मतलब फिर क्या हो गया? हीट। तो जहां पर हीट अंदर जाए यानी एब्जॉर्ब हो, टेम्परेचर क्या होने लगेगा? डिक्रीज करने लगेगा। तो बच्चों याद रखना है कि बहुत ऐसे रिएक्शन होते हैं जहां टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है? चेंज कर जाता है। क्या होता है? टेम्परेचर
चेंज कर जाता है। तो बच्चों याद रखना है कि जब टेम्परेचर किसी रिएक्शन का बढ़ जाए, जब भी टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सोथर्मिक। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि यहां हीट प्रोड्यूस्ड होता है, हीट बाहर निकलता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? और यहां पे जहां पे टेम्परेचर डिक्रीज कर जाए, जहां पे टेम्परेचर घट जाए, उसको क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक। और यहां क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहां हीट एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? इसका आपके रोज की जिंदगी से एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो दुनिया का हर बच्चा अपने घर में है ना जरूर देखा हुआ है। और वो रिएक्शन, सबसे कॉमन रिएक्शन क्या है बउआ? ये है चूना। ये क्या है? चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। आपने सब ने सुना होगा, पान दुकान से लेकर आपके घर का जो पोचाड़ा होता है, व्हाइट वाश जिसको कहते हैं, उसमें चूना का इस्तेमाल होता है। लेकिन आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा कि आपके घर में जो दिवाली अभी बीती है उसमें सभी लोगों ने अपने घर को पेंट किया होगा, खूबसूरत बनाया होगा। तो वो जो व्हाइट वाश हुआ था पोचाड़ा, उसमें आपने एक बात नोटिस किया होगा कि जो पैकेट चूना का आया था, बड़ा बड़ा पैकेट, 25 किलो 20 किलो का जो भी पैकेट था, तो वो जो पेंटर था उस पैकेट को पानी वाले कंटेनर में उझल दिया, ड्रॉप कर दिया, लेकिन उसको कभी हाथ से मिलाते हुए नहीं देखेगा, उसको डंडा से मिलाते हुए देखे होंगे। कारण क्या है भाई साहब? क्योंकि जब आप चूना को पानी में डालते हैं तो थोड़े देर के बाद वो पूरा पानी खौलने लगता है, इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होना शुरू होता है, थोड़ा समय लगता है, खौलने लगेगा। तो यही वो कारण है कि जो पान खाते हैं, पान, उसमें भी जो चूना होता है ना, वही आपके मुंह के लिए नुकसान भी होता है। क्योंकि चूना में हीट होती है और हीट की वजह से आपके मुंह के अंदर जो होता है उसका स्किन बहुत सॉफ्ट होता है, तो वो धीरे धीरे उस चूना की वजह से, हीट की वजह से क्या होता है, फटना शुरू होता है, सूखेगा। इसीलिए वहां सूखने की वजह से क्रैक्स वगैरह या फिर कट फट आता है, जिसके कारण से कोई भी तीखा या गर्म चीज खाने में आपको बहुत परेशानी होगी, है ना। तो जो लोग भी पान वगैरह ये सब चीज खाते हैं, बड़ा नुकसानदेह है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ समथिंग लाइक चूना, है ना, लाइन। तो बच्चों ये जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप घर हर बच्चे को समझा सकते हैं, और वो है आपका चूना का पानी में डालना, CaO वाटर, एंड ये बनाता है सेलेक्ट लाइन, CaOH का होल 2 प्लस हीट। तो याद रखना है बउआ कि चूना को जैसे ही पानी में डालिएगा, थोड़ा समय वेट कर लीजिए, है ना, 30 मिनट समथिंग लाइक, है ना, 15 से 20 मिनट, 30 मिनट आप रुकेंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे वो पानी बबल्स की तरह ऊपर आ रहा है, यानी खौलने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी चूना को पानी में डालते हैं तो वहां पर क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, और जब हीट प्रोड्यूस होगा तो टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इसमें क्या होता है बउआ, हीट एब्जॉर्ब होता है। क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब होता है। इसका एक रिएक्शन आप जब कभी भी लैब में, स्कूल्स वगैरह में जब भी आप लैब प्रैक्टिकल करते हो, है ना, तो उसमें आप जाके करिएगा, उसमें एक आता है बउआ जिसको बोलते हैं, है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड बैरियम क्लोराइड, है ना, समझ रहे हैं ना। तो इसका एक रिएक्शन होता है जहां पर अगर दोनों को आप एक बीकर में लाएंगे, किसको बउआ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड बैरियम क्लोराइड को जैसे ही लाइएगा, है ना, जैसे ही डालिएगा तो पूरा बर्तन, पूरा बीकर ठंडा होने लगेगा। किसको 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 बच्चों? अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड बैरियम क्लोराइड। तो जैसे ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड और बैरियम क्लोराइड को एक बीकर में रखेंगे आप, तो देखिएगा क्या कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो आपने डब्बा उठाया था वो तो ठंडा नहीं लग रहा था, बैरियम क्लोराइड का जो बीकर उठाया वो तो ठंडा नहीं लग रहा था, लेकिन जहां पर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड और बैरियम क्लोराइड इन दोनों को अगर मिक्स करेंगे एक बीकर में, तो
थोड़ी देर के बाद आप अगर बीकर को टच कीजिएगा तो आपको जैसे बर्फ छूते हैं ना वैसे ठंडा लगेगा। कारण क्या है भाई कि कहीं ना कहीं सराउंडिंग का हीट वो रिएक्शन क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा उसकी टेंपरेचर क्या होने लगेगी, डाउन। लेकिन अब सवाल आता है बउआ कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो आना तय है और वो बहुत ही बड़े मार्क्स में आता है बुआ, ध्यान से सुनिए। ये जो आप एक्सोथर्मिक देख रहे हैं ना, इसमें एक क्वेश्चन आता है बउआ, रेस्पिरेशन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आखिर रेस्पिरेशन आपका एक्सोथर्मिक क्यों है, रेस्पिरेशन आपका एक्सोथर्मिक क्यों है। और इंडोथर्मिक में बउआ, इंडोथर्मिक में आता है फोटोसिंथेसिस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस, है ना। रेस्पिरेशन हमारा एक्सोथर्मिक क्यों है एंड फोटोसिंथेसिस हमारा इंडोथर्मिक क्यों है। और ये दोनों का क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन तो आना एकदम 100% कंफर्म है। तो बच्चों इसमें हम लोग अगले वीडियोस में, है ना, इस दोनों के बारे में थोड़ा देखेंगे। तो आप अगले बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, है ना, ताकि जो भी अपडेट्स हों आपके पास सबसे पहले मिले। तो सब्सक्राइब भी कर, जो भी व्यूअर्स हैं प्लीज डू द सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन्स so that you get all the updates about this channel. Okay guys, have a nice day. Thank you.